अनीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता बचपन में ही उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। अनीता की माँ उषा ने बहुत गरीबी में अनीता को पाला था और उसकी शादी एक अमीर लड़के से की। उषा अमीरों के घर में खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करती थी। उषा ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अनीता भी इसी तरह से गरीबी में दिन गुजारे। उषा जब अमीरों के घरों में काम करने जाती तो उनकी शानो शौकत देखकर सोचा करती, अमीरों की जिंदगी कितनी अच्छी है ना। दिन भर सोफे पर बैठे रहो और नौकरों पर हुक्म चलाते रहो। मैं कुछ भी करके अपनी बेटी अनीता की शादी अमीर घर में करूंगी, जिससे उसकी सारी जिंदगी ऐशो आराम से कटे। ऐसा सोचकर उषा जहां काम करती थी वहां मालकिन से ये बात बताई और उससे 1 लाख रुपए उधार मांगे। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगी, लेकिन तुम इतने पैसे चुकाओगी कैसे? मालकिन, मैं सारी जिंदगी आपके घर में काम करके ये पैसे चुका दूंगी। ठीक है। उषा ने अनीता की शादी के लिए जिंदगी भर के लिए बंधुआ मजदूरी को गले लगा लिया था। इस बात से बेखबर अनीता तैयार हो रही थी, क्योंकि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। एक मंदिर में अनीता को लड़के वाले देखने आए। उषा ने लड़के की मां से कहा, बहन जी, मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है और घर का सारा कामकाज जानती है। बहन जी, हमें कौन सा लड़की से नौकरी करवानी है? हमारा तो खुद ही इतना बड़ा बिजनेस है। हमें तो बस ऐसी लड़की चाहिए जो घर के नौकरों पर नजर रखे और उनसे काम करवाए। लेकिन आपको दान दहेज देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो बारातियों को खाना ही खिला सकती हूँ। दान दहेज की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। आप बस अनीता की शादी मेरे बेटे सुनील से कर दीजिए। उषा बहुत खुश हो गई। कुछ दिन के बाद अनीता की शादी सुनील से हो जाती है। शादी के बाद अनीता अपने ससुराल आ जाती है। वहां का ठाट बाट देखकर अनीता सोचती है, मेरा ससुराल कितना अमीर है। चलो अच्छा हुआ गरीबी से छुटकारा मिला। मेरा मायका कितना छोटा था, वहां ना तो एसी था और ना ही फ्रिज। कहीं आने जाने के लिए अपने पैरों पर ही चलकर जाना पड़ता था। यहाँ तो ढेरों गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है। मेरी जिंदगी तो बड़े आराम से गुजरेगी। अनीता को ससुराल में कोई काम नहीं करना पड़ता था। वो दिन भर बिस्तर पर बैठी रहती, नौकर चाकर उसकी खिदमत करते थे। वहीं अनीता की गरीब माँ उषा सिर्फ 1 लाख रुपए में जिंदगी भर के लिए बंधुआ मजदूर बनकर रह गई थी। वो दिन के 12 घंटे अपनी मालकिन के घर पर काम करती। बदले में उसकी मालकिन उसे रूखा सूखा खाने को देती थी। इस सुंदर प्लाजो के साथ त्योहारों का मजा लें। मीशो डाउनलोड नाउ। अरे नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, जरा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, हमारी तरफ बात सुन लीजिए, जरा जरूरी बात है। मार्केट धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। उषा बूढ़ी हो गई थी और कमजोर भी। उससे अब ठीक तरह से काम नहीं हो पाता था, लेकिन उसकी मालकिन को उस पर जरा भी दया नहीं आती थी। वो अब भी उससे पहले की तरह काम करवाती। इधर शादी के बाद अनीता ने एक बार भी अपनी माँ को याद नहीं किया। एक दिन, अनीता, हमारी शादी को 2 साल बीत गए। क्या तुम्हें अपने मायके की याद नहीं आती? तुमने कभी भी अपनी माँ से मिलने की इच्छा नहीं जताई। चलो चलकर माँ से मिलाते हैं। मेरा वहां जाने का कोई मन नहीं है। मैं तो कहती हूँ आपको भी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस तंग गली में हमारी बड़ी गाड़ी नहीं जा सकेगी। कौन कहता है हम गाड़ी से जाएंगे? हम दोनों रिक्शे से चलेंगे। क्या? मुझे रिक्शे पर बैठना पड़ेगा? नहीं नहीं, अब तो मैं गाड़ी पर ही बैठकर कहीं आना जाना कर सकती हूँ। अनीता, तुम्हें अपनी अमीरी का इतना घमंड हो गया है कि तुम अपनी माँ से नहीं मिलना चाहती हो। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ। मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। सुनील एक रिक्शे पर बैठकर उषा से मिलने अपने ससुराल जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि उषा के घर पर ताला लगा हुआ है। वो पड़ोसियों से उषा के बारे में पूछता है। वो तो शहर के सबसे बड़े सेठ के यहाँ काम करती है। सुबह 6 बजे जाती है तो शाम को 8 बजे आती है। ये सुनकर सुनील चिंता में पड़ जाता है। वो पड़ोसी से उषा की मालकिन का पता पूछकर वहां जाता है। वहां पहुंचकर जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा उषा ने ही खोला, लेकिन उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। वो बहुत दुबली पतली और कमजोर हो गई थी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सुनील को देखते ही उषा की आंखों से झरझर आंसू निकल पड़े। माँ जी, आप इस हालत में? दामाद जी, मैं यहाँ बंधुआ मजदूर हूँ।
अनीता की शादी के लिए मैंने अपनी मालकिन से 1 लाख रुपए लिए थे और अब तक यहाँ काम करके वो पैसे चुका रही हूँ। लेकिन 1 लाख रुपए के लिए उन्होंने आपकी ऐसी हालत कर दी। काम कर करके आपकी तबीयत बिगड़ चुकी है, लगता है भरपेट खाना भी नहीं मिलता। तभी उषा की मालकिन वहां आ जाती है और सुनील से वहां से जाने के लिए कहती है। चला जाऊंगा, लेकिन अपनी माँ को लेकर। सुनील उसी समय अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकालता है और उषा की मालकिन को दे देता है और उषा को अपने साथ घर ले आता है। अनीता, देखो तो कौन है। अरे माँ, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? कभी तुमने माँ की हालत पूछी ही नहीं, आज इन्हें इस हाल में देखकर बुरा लग रहा है ना। माँ अब हमारे साथ यहीं रहेंगी। क्या माँ यहाँ रहेंगी? हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो नौकरों की हालत भी इनसे अच्छी है, ये यहाँ रहेंगी तो हम लोगों को क्या बताएंगे? अनीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लोग पूछे तो कह देना कि ये हमारी माँ है। अनीता की सास भी उषा के आने से बहुत खुश थी, लेकिन अनीता को अपनी माँ का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी माँ को रहने के लिए कमरा तो दे दिया, लेकिन कभी उस कमरे में झांकने भी नहीं जाती थी। वो अपनी माँ से वही सारे काम करवाती जो वो अपने नौकरों से करवाती थी। एक रात जब घर के सभी लोग खाना खा रहे थे, अनीता बहू, कल सुबह नाश्ता और खाना तुझे बनाना होगा। कल राजू काम पर नहीं आएगा, उसकी तबीयत खराब है। ठीक है माँ जी। लेकिन दूसरे दिन अनीता सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती है। उस समय घर के सभी लोग सो रहे थे। वो उषा के कमरे में जाती है और सबके लिए नाश्ता और खाना बनाने के लिए कहती है। माँ, सभी के लिए नाश्ता और खाना बना दो और किसी से मत कहना कि ये सब तुमने किया है, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। उषा अपनी ही बेटी के बदले हुए रूप को देखकर हैरान थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और उसी समय उठकर रसोई में चली जाती है। उसने पूरे परिवार के लिए नाश्ता और खाना बनाया। आखिर में उसने सबके लिए चाय बनाई। तब तक सभी लोग सोकर उठ गए थे। तभी अनीता रसोई में आती है और उषा को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो सबके लिए टेबल पर चाय और नाश्ता लगाती है। अरे वाह, नाश्ता तो बहुत टेस्टी बनाया तुमने। आज तुमने पहली बार कुछ बनाया है। हाँ बहू, आज तो तेरे हाथ का खाना खाकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये ले मेरी तरफ से सोने के कंगन। अनीता खुशी खुशी कंगन रख लेती है और उषा की ओर देखकर मुस्कुराती है। बेचारी उषा कुछ नहीं कहती है। इस तरह वो सबकी नजर बचाकर अपनी माँ से काम करवाया करती। माँ से बात करने के बहाने वो उषा को अपने कमरे में बुलाती और उससे अपने पूरे शरीर में तेल मालिश करवाती। बेचारी उषा अपनी ही बेटी के ससुराल में नौकर बनकर रह गई थी। लेकिन अनीता को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो क्या कर रही है। सुनील और सुशीला के सामने तो वो उषा की खूब खातिरदारी करती, जिससे कि उन्हें कोई शक ना हो। कुछ दिन और बीत गए। अनीता अब माँ बनने वाली थी। उषा अब अनीता का खूब ख्याल रखती थी। इसी बीच एक बार सुनील और सुशीला को शहर से बाहर जाना पड़ा। अनीता, मैं और माँ कलकत्ता जा रहे हैं। बुआ जी की बेटी की शादी है। तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है। ऐसी हालत में तुम्हारा ट्रैवल करना ठीक नहीं है। तुम और माँ घर पर रहो, हम लोग 2 दिन के बाद आ जाएंगे। ठीक है। सुशीला और सुनील कलकत्ता चले जाते हैं। उनके जाते ही अनीता अपनी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगती है। उसने 2 दिनों के लिए घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और उषा को घर के काम में लगा दिया। बेचारी उषा को खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, घर की सफाई करने में लगा दिया। उषा से जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता था। वो धीरे धीरे काम कर रही थी, जिस पर अनीता उसके ऊपर खूब चिल्लाई और उसे भूखा प्यासा एक कमरे में बंद कर दिया। अनीता सारा दिन उस कमरे में बंद थी, जिसमें अनीता ने बाहर से ताला लगा दिया था। लेकिन रात होते ही अनीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो दर्द के मारे बुरी तरह से छटपटा रही थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो उषा के कमरे तक भी नहीं जा सकती थी। लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है। अनीता के चीखने की आवाजें सुनकर उषा खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे से बाहर आ गई। उसने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और अनीता को अस्पताल ले गई। अच्छा किया जो आप इन्हें अस्पताल ले आई। इनका अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे की हालत ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर अनीता को ऑपरेशन करता है और अनीता एक प्री मैच्योर बेबी को जन्म देती है। उधर उषा फोन करके सुनील और सुशीला को सारी बात बताती है। बच्चे के जन्म के कुछ दिन तक दोनों को अस्पताल में रहना पड़ता है। कुछ दिन के बाद दोनों घर आ जाते हैं। अनीता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो उषा से माफी मांगती है और वादा करती है कि अब कभी अपनी अमीरी का घमंड नहीं करेगी।